ठीक है, इतना समझ में आ गया सबके बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है एमजी वाले में? ओके, तो अभी हमने कल रिएक्शन कहां तक पढ़ी थी? रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस तक बेस पढ़ लिया। मैंने एक दिन आपको जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन बताई थी, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो शायद हमने शायद 9th क्लास में बताया था, आपको बताया था। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। बेटा एक बात बता दो, अभी तक मेटल ने किसके साथ रिएक्शन किया? एसिड, वाटर, ऑक्सीजन। अब कुछ मेटल ऐसे आए जिन्होंने बेस के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर दी। तो बेटा अगर मेटल ऑलरेडी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो बेस मेटल एसिड के साथ तो करता ही करता है, अब बेस के साथ भी अगर करने लग गया तो वो मेटल कौन सा मेटल होगा? एम्फोटेरिक। गुड बेटा, दैट विल बी ऑलवेज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मेटल। और एम्फोटेरिक मेटल कितने बताए हैं? कितने बताए हैं सर? 5 बताएं सर। ZnO, BeO, Al2O3, SnO2, Pb2O3। क्या बताया है? Zn बताया है, Al बताया है। यस बेटा, वो ऑक्साइड्स हैं जो आप ZnO। बेरिलियम भी बताया है। जनाबे अली सनक पढ़े, बताया है ना? यस सर। एक होता है गाबी, गैलियम भी होता है लेकिन ज्यादा उसकी रिएक्शंस नहीं होती, इसलिए इसको पढ़ते नहीं है। तो आप जनाबे अली सनक पढ़े गा भी पढ़ सकते हो, लेकिन गैलियम को ज्यादा हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि इसकी रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो टोटल 6 होते हैं लेकिन 5 ही कंसिडर करते हैं क्योंकि 5 की रिएक्शन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, तो ये अगर बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा तो एसिड की एक चीज दिमाग में रख लो कि ये जो एम्फोटेरिक मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, और अगर बेस के साथ करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस देंगे। क्या देंगे? H2 सॉरी, हाइड्रोजन दिया है ना अभी तक? यस सर। हमेशा से देता आया है, जो भी अभी Zn में भी किया कल रिएक्शन, कल मैंने बी की भी करवाई, एल्यूमिनियम की भी करवाई, Sn की भी करवाई, Pb की भी करवाई, सारे के सारे हाइड्रोजन के ऊपर थे और सब ने H2 गैस को रिलीज करवाया था। कोई दिक्कत है? जिसने भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करी थी सबने हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाया था। इज इट ओके और नॉट? अरे भैया, इट इज ओके और नॉट? Zn की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ हो रही थी तो क्या बन रहा था? ZnSO4 plus H2। Al की हो रही थी तो क्या बन रहा था? सर AlCl3 plus H2। बेटा इट्स नॉट Cl3, इट्स सल्फेट ना। Al की कर रहे थे तो सल्फेट, अब मान लो Al की करवा रहे हैं, अब मान लो यहाँ पर हमने Sn की करा दी, Sn plus H2SO4, तो क्या बन जाएगा? SnSO4, Sn के पास प्लस प्लस स्टार्ट होता है, प्लस H2। Pb की करवा दो, Pb plus H2SO4, क्या बन जाएगा? PbSO4। Pb जस्ट ऊपर होता है हाइड्रोजन के, जस्ट ऊपर, रिएक्शन कम करता है लेकिन करता जरूर है। PbSO4 plus H2, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आ गया ना समझ में? अगर B की रिएक्शन हमने करवाई H2SO4 के साथ तो B क्या बनाएगा? BeSO4 plus H2 बनाएगा। शायद रिएक्टिविटी सीरीज में B नहीं बताया है मैंने, या होता ही नहीं है, जो भी हो कि है। बेरिलियम की बात हुई है रिएक्टिविटी सीरीज में? नहीं होती जनरली, लेकिन बेरिलियम भी करेगा तो ये H2 ही बनाएगा। ओके, BeSO4 बनता है, कोई बात नहीं। अभी अगर हम बात करें आगे कंपाउंड्स की जो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मान लो, और अब हमें एक चीज तो दिमाग में आ जाए, अगर कभी कोई बोल दे, पूरी जिंदगी भर याद रखना, अगर कोई बोल दे कि मेटल है और बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो समझ जाना कि एम्फोटेरिक मेटल ही होगा। जनरली ज्यादातर कंडीशन में एम्फोटेरिक ही होगा। एक बार रिपीट कर दीजिए। तो मतलब अगर मेटल प्लस एसिड बन रहा है तो वो एम्फोटेरिक होगा? हाँ बिल्कुल। उसका मेटल प्लस बेस? अरे मेटल प्लस एसिड तो बनता ही बनता है, वो तो रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज में बता ही दी है सारी। बेस वाली बात कर रहा हूं मैं, अगर मेटल प्लस बेस हो रहा है ना तो ज्यादातर में एम्फोटेरिक ही होगा, क्योंकि मेटल ऐसा ही होगा जो एसिड और बेस के साथ दोनों रिएक्शन कर रहा है। सर रिएक्टिविटी सीरीज में तो सारे एसिड बन रहे थे ना? एसिड बन रहे थे सर एसिड। सर वो कह रहा है कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे। हाँ एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे अभी तक। एसिड के साथ ही तो मेटल रिएक्ट कर रहा था। हाँ हाँ रिएक्ट कर रहा था बेटा, बार बार बोलो तो मैं भी वही रहा हूँ। एसिड के साथ अभी तक तो हमने पहले रिएक्टिविटी सीरीज में करवाई थी, अभी बेस के साथ भी करवाने की बात कर रहा हूँ।
और अगर उसी समय अगर आप मेटल ले रहे हो, एसिड के साथ भी करवा रहे हो, बेस के साथ भी करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेटल ऐसा होना चाहिए जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे या और बेस के साथ भी करे। बात दिक्कत की बात है, प्रॉब्लम है कोई? नो सर। तो यहाँ पर जनरली मेटल जिंक होगा, जिंक की रिएक्शन 2 NaOH करोगे, NaOH कर सकते हो, तो ये बन जाएगा Na2ZnO2। इसको ZnOH का ट्वाइस मत लिख देना, दिस इज नॉट ओके। इसको याद करना, Na2ZnO2 बनता है, या Na2ZnO4 या Na2ZnO2 बनेगा। तो सब हमेशा Na2ZnO2। थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर दें बेटा, इसको पढ़ो यार, क्या इसमें कुछ लिखाया ही तो नहीं मैंने। Zn प्लस NaOH करोगे तो बेटा एक चीज बता दे रहा हूं आपको, कोई भी करेगा तो वो ऐसे करेगा, Zn प्लस प्लस बनेगा और यहाँ पर Na प्लस और OH माइनस, तो कोई भी कहेगा ZnOH का होल ट्वाइस बनना चाहिए, ऐसा करेगा ना, बनना तो ZnOH का होल ट्वाइस चाहिए। गलत कह रहा हूं? नो सर। बेटा क्योंकि OH माइनस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर H2 गैस रिलीज होती है और Na2ZnO2 बनता है। याद रखना, जब जब बेस रिएक्शन करेगा इस मेटल के साथ तब देगा H2 गैस, याद रखना बेटा। अब मान लो Sn की रिएक्शन कर रहे हैं प्लस 2 NaOH, ये कुछ रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी, मैंने भी बेटा याद करी हुई हैं, करी भी हुई थी उस वक्त, तभी ये याद थी। तो यहाँ पर Na2SnO3 बनता है, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, हर चीज आपको आपके अकॉर्डिंगली नहीं मिल जाएगी। तो ये बनता है हाइड्रोजन प्लस Na2SnO3, और ये आपको याद होना चाहिए। एक को बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इस वाले को बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और इसको सोडियम स्टेनेट। याद होना चाहिए बेटा, ये बेस के साथ करेगा रिएक्शन, इतना पता होना चाहिए, पर क्या बनाएगा प्रोडक्ट ये पता होना चाहिए। लिखो रिएक्शन। सर सोडियम ने Sn के संग बना है, तो आपने नाम क्या लिखा है? सोडियम स्टेनेट, STNATE स्टेनेट। सर क्या आपने स्पेलिंग क्या लिखी है सोडियम के आगे? सर प्लीज आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? स्टेनेट लिखा है, STANNATE स्टेनेट। सर आपने Na2ZnO2 है ना? हाँ बेटा, याद रखना बेटा, याद रखना इस बात को, हर चीज अकॉर्डिंगली नहीं मिल जाएगी बेटा, क्योंकि हमने अभी तक रूल पढ़ा था, पता चल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हर जगह रूल काम नहीं आता है। सही, आप Zn और Sn का रिएक्शन फिर से बता सकते हो? याद कर लो बेटा, बताना है नहीं इसमें। Zn की रिएक्शन और Sn की रिएक्शन होगी तो बेटा H2 गैस निकलेगी, इतना याद कर लो। और एम्फोटेरिक मेटल रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ कर रहा है। एम्फोटेरिक मेटल क्यों बेस के साथ कर रहा है? क्योंकि एम्फोटेरिक, क्योंकि ऑलरेडी मेटल क्या था, एसिड के साथ करता था, तो अब अगर मेटल बेस के साथ भी करने लग गए हैं, इसका मतलब कि एम्फोटेरिक मेटल ही यूज हो रहा होगा, इतना तो याद होना ही चाहिए। ओके सर। सर वो आपने सोडियम जिंकल लिखा है? जिंकेट, जिंकेट, ZINKATE जिंकेट। सर लिख लिया। आगे बेटा, यस सर। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर चल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कल बता दिया है, टेंशन नहीं लेना, जो बताया है केवल वही चीज मैं बोलने जा रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। बेटा मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करते रहना, जितने क्वेश्चन हो जाएं उतने क्वेश्चन करते रहना। आज बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। बेटा इसका मतलब होता है जब एक कल मैंने बताया था, जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसके नीचे वाले किसी मेटल सॉल्ट में अगर रखते हैं तो वो मेटल दूसरे साल्ट से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। कोई दिक्कत? नो सर। मैंने बोला था अगर मान लो, चलो ये मान लो एक सोल्यूशन है, मान लो ये सोल्यूशन है Ag2SO4 का। अब यहां पर हमने क्या किया, एक मेटल लगाई Na की, Na का एक क्षार डाल दिया या एल्यूमिनियम डाल दिया मान लो। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, मान लो एल्यूमिनियम की क्षार डाल दी और यहाँ पर ऑलरेडी अंदर Ag2SO4 का ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। मान लो सॉल्यूशन है Ag2SO4 का और एल्यूमिनियम हमने डाल दिया ऊपर से। एल्यूमिनियम की एक क्या करी, एक क्षार डाल दी। आप देखोगे कि अंदर रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Ag, और Ag यहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहां पर पूरे पूरे में एल्युमिनियम रिएक्शन कर लेगा। कोई दिक्कत? नो सर। मतलब हुआ क्या है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल एल्युमिनियम ने कम रिएक्टिव मेटल Ag के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस कर दिया है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का? यस सर। ओके, तो लिखो आगे। When a सर more, एक और बार समझा दो प्लीज। बेटा यहाँ पर Ag2SO4 है प्लस एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है और Ag नीचे आता है, इसीलिए Ag के सल्फेट में से इसने Ag को हटा दिया है। बेटा एक बात बताऊं, मैं H2SO4 लेते थे और उसके ऊपर के जितने मेटल होते थे सभी H2SO4 में से H2 को हटा देते थे, क्योंकि यहां पर भी H2 का एक सॉल्ट है। इसे सही कहें तो ये भले एसिड हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन, इसलिए एसिड हो जाता है, लेकिन कहने को तो कह सकते थे ना कि हाइड्रोजन का एक साल्ट है, तो हाइड्रोजन के साल्ट में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। वहां पे एक्चुअली एसिड की बात नहीं है, हाइड्रोजन के सॉल्ट में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। हाँ, पढ़ने के लिए मैं पढ़ता हूं कि एसिड से Mg एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन अगर इस भाषा में पढ़ना चाहूं कि एल्युमिनियम अपने या कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल अपने नीचे जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसके सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसी तरह मैं क्या इसको भी नहीं पढ़ सकता हूं? सर ये तो क्या M? सर MgSO4 + H2 हो जाएगा ना ये? ऑब्वियसली हो जाएगा, MgSO4 + H2 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, MgSO4 + H2 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसने हाइड्रोजन के सल्फेट में से इसको डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आप अगर देखोगे तो Pb के जस्ट नीचे हाइड्रोजन आता है यहाँ पर, तो जब हाइड्रोजन नीचे है इसीलिए तो ऊपर वालों ने डिस्प्लेस किया हुआ है हाइड्रोजन को उसको सल्फेट में से। इसी तरह से यहाँ पर जब एल्युमिनियम ऊपर है तो Ag2SO4 के सोल्यूशन में से Ag को डिस्प्लेस कर सकता है और ये Al2SO4 का होल थ्राइस बना सकता है। कोई दिक्कत? बेटा कोई समस्या तो नहीं है? सर उसमें वो हाइड्रोजन से ऊपर रहते थे इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते थे। ऑब्वियसली हाइड्रोजन से ऊपर है तभी तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। अगर हाइड्रोजन के नीचे SO4 लिखा है ना, Al2SO4। हाँ जी बेटा, Ag2SO4 और Ag2SO4 लेफ्ट साइड में और उसका Al2SO4 का होल थ्राइस है, Al2SO4 का होल थ्राइस है। Sir, am I audible? कोई दिक्कत है बेटा? नो सर, वो एक्चुअली एकदम से साइलेंट हो गया तो सर मेरे को लगा नेट चला। नहीं, सही है।
समझ में आ रहा है? तो लिखो बेटा। सर आप इस वाले की लैंग्वेज लिखवा। अरे लिखाने जा रहा हूँ यार, बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिखाऊंगा। लिखो, when a more reactive metal, when a more reactive metal is placed in the salt solution of less reactive metal, then a more reactive metal is placed in a salt solution of less reactive metal, then the more reactive metal atom, then more reactive metal displace less reactive metal from its salt, solution. ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो एग्जांपल आपकी बुक में भी है, ऊपर मैंने जो लिखा है उसका भी एग्जांपल बेटा लिख लेना, ऐसे हर चीज जाने मत दिया करो। जो आपके साथ एग्जांपल है वो भी लिखा दे रहा हूँ, जो मैं लिखाता जाऊँ एक्स्ट्रा वो चीजें भी लिखते रहो करो, कोई चीज छोड़ा मत करो कभी। लिख लो, फॉर एग्जाम्पल। सर ऊपर का लिखना था, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। लिख लो यार। बेटा मेटल की सारी रिएक्शंस खत्म हो चुकी हैं, जितने मैंने बता दी हैं सारी रिएक्शन लगभग खत्म हो चुकी हैं, और आपका चैप्टर भी लगभग खत्म हो चुका है। केवल नॉन मेटल की कुछ रिएक्शन बच रही हैं, वो भी मैं बता दूंगा, और आप इसके सारे डीबी क्वेश्चन आज कर लेना घर पे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस कर लेना पूरे बुकलेट वगैरह के। और जो यूजेस है ना बुकलेट में लास्ट में यूजेस आपको दिखाई पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन और कुछ यूज है, मेटल के यूज है, नॉन मेटल के यूज है, वो चीज आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो वो आप पढ़ लेना। वो चीजें पॉसिबल नहीं है कि वो मैं वहां पे यूज बताऊं, तो यूजर आपको पढ़ने पड़ेंगे ऑब्वियसली। और सारी रिएक्शंस अब आप कर सकते हो, मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर सकते हो आप। केवल नॉन मेटल की रिएक्शन जो आएंगी वहां पे छोड़ देना, बस 2-4 रिएक्शंस बस। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ूं बेटा? लिख Yes, लिया? sir. अभी लिख लिया पूरा? यस सर। चलो आगे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a stick of Zn metal is placed in the salt solution of, बेटा सबके पास अभी सबके पास मॉड्यूल है? यस यस सर। हर कोई Yes, खोल सकता sir. है मॉड्यूल? यस सर। ओके, एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस एग्जांपल को अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इस एग्जांपल के साथ। बस आप पहले मॉड्यूल खोलो सबके सब। सर पेज नंबर? मॉड्यूल में पेज नंबर 7 खोलो। यस सर, खोल लिया। खोल लिया? यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया गया ना, फॉर एग्जाम्पल नीचे और 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, उसके साथ बना हुआ है, बना हुआ है या नहीं? यस सर। इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज पुट इन द ब्लू, और ऊपर मैंने अभी जो एजी वाला बताया ये भी आपको लिख लेना है, कोई भी चीज छोड़ मत देना। यहाँ पर एल्युमिनियम मैंने डाला था और AgSO4 का सोल्यूशन था, उसी तरह से यहाँ पर जिंक डाला है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है।
तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है वो समझो पहले। When a strip of zinc metal is put in the blue color solution of copper sulfate, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। पहली बात तो ये जान लो, हर चीज लिख लेना बेटा, कोई चीज छूटने ना पाए। और आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, CuSO4 जो होता है वो कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर। तो यहाँ पर क्या होता है, when a strip of zinc metal is put in the blue color solution of copper sulfate, it is observed that the blue color of the solution fades gradually and copper metal is deposited on the zinc strip. तो कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि जब इसमें आपने जिंक डाल दिया तो कुछ टाइम के बाद जो कॉपर सल्फेट, या ये आपने जिंक लिया है और ये आपने CuSO4 लिया है। अब बेटा ये कंपाउंड है, कंपाउंड का सोल्यूशन अगर ब्लू है तो ऑब्वियसली जब कंपाउंड टूट जाएगा तो इसका कलर भी चला जाता है। जब कोई कंपाउंड एक पार्टिकुलर बनता है, अगर कंपाउंड आप तोड़ दो तो उसका पार्टिकुलर कलर डिसअपियर हो जाता है। ये केमिस्ट्री का रूल भी है। कई बार कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड बनने के साथ साथ ही कलर आता है। तो बेटा कंपाउंड जैसे ही टूटेगा वैसे इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे आगे लाइन में लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ fades gradually and copper metal atom is deposited on the zinc strip। तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू रंग है वो क्या हो रहा है? खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये जो कॉपर होता है वो जिंक के पास, ऐसे जिंक के जहां सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का, वहां पर ऐसे कॉपर इकट्ठा हो जाता है। कोई दिक्कत? जिंक स्टिक के पास, क्योंकि इसने किया क्या, जिंक ने CuSO4 के साथ रिएक्शन करके Cu प्लस ZnSO4 बना दिया। मतलब CuSO4 को तोड़ डाला, इसके कलर को डिसअपियर कर दिया और जिंक की स्टिप के बगल में Cu चिपक जाएगा, रखा रह जाएगा, ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा और इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन, ये जब प्रोसेस किया तो ये चीज घटित हुई, इसीलिए लोगों ने समझा कि हाँ अंदर ये वाली रिएक्शन हो रही होगी। और ये रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि Zn क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, कॉपर Cu के ऊपर आता है, इसीलिए ये Cu को उसके सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देता है। कोई दिक्कत? नो सर। इसका बना लेना और अच्छे से लिख लेना, Cu plus ZnSO4 gives no reaction। अच्छा, दूसरा वाला एक यहाँ पर नीचे और लिखा हुआ है, however if take zinc sulfate solution and put a strip of copper metal in the solution, no reaction occur। अगर यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता, Zn सल्फेट का सोल्यूशन होता ऐसे, और ऊपर से अगर हम कॉपर की छड़ डाल रहे होते तो क्या कोई रिएक्शन पॉसिबल होती? नो सर। क्योंकि कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल नीचे होता है, तो Cu प्लस ZnSO4 ये बना देता CuSO4 प्लस Zn, जो कि रिएक्शन नहीं होती। कोई दिक्कत? हाँ बेटा। ZnSO4 है, वो भी कोई कलर रहता है कि उसमें? नहीं, इसका कलर तो नहीं होता है, जिसका होता है उसमें लिखा हुआ है, कलर इसका नहीं होता। या हो एक बार गूगल पे चेक कर लेना, माप में भी कलर कोई हो, मैं दिखा देता हूं एक बार को। सर मॉड्यूल में कलरलेस लिया। अच्छा, कलर वैसे होता नहीं होगा, नहीं तो लिखा होता है उसमें, कलर होता नहीं है। This means that copper cannot displace zinc metal from its solution, thus we can conclude that zinc is more reactive than copper, however if we put gold। इसी तरह से मैं बता सकता हूं कि ये जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और जबकि इफ वी जैसे कि हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम गोल्ड और प्लैटिनम स्ट्रिप को लें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि जिंक और क्योंकि जो Au आता है, अच्छा मान लो यहाँ पर हम CuSO4 का सॉल्यूशन लेते और जिंक ना लेकर के हम यहाँ पर Au की छड़ डाल देते, तो क्या रिएक्शन होती? नहीं होती। तो रिएक्शन नहीं होती। यही लिखा हुआ है कि Au प्लस CuSO4 अगर लेते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, बस वही चीज लिखी हुई है। या PT ले लेते, कोई भी रिएक्शन ले लेते, रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया है और यहीं तक पेपर में आएगा भी। और बाकी रिएक्शन मैंने सारी बता दी। नीचे भी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पूरी पढ़ा दी है बेटा। इसके नीचे रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको पूरा लगभग खत्म होने वाला है। कुछ चीजें जो बच रही हैं वो उसमें कुछ पार्टिकुलर एटम की क्या उसका कलर होता है, क्या डिफरेंट सब्सटेंस बनता है, वो बताना पड़ेगा, मैं बता दूंगा धीरे धीरे करके। बाकी नॉन मेटल की रिएक्शन थोड़ी बच रही है और आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा। कोई दिक्कत हो मेरे को बताना, फिर अभी फिर क्लास लीव कर दो, ठीक है? ओके। डाइल्यूट क्या सर ये 7th पेज पे एक नोट दिया है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब? बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक चैप्टर होता है जो 11th क्लास में आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों के चार्ज को बढ़ा दे, दूसरों के, जैसे अभी Zn है,
और प्लस यहाँ पर कोई यक्स एक एटम आ जाए और Zn को चार्ज को अगर ये Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब कि यहाँ पर यक्स एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से HNO3 में भी होता है, जब Zn को HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर Zn की प्लस प्लस हो जाती है और यहाँ पर 0 रहती है। इसी वजह से इसको कहते हैं इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके सर। ओके सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे बुक में लिखा हुआ है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl और H2SO4, सर कॉपर के अलावा भी तो सर Hg, Ag और Pt और Au भी तो नहीं करते? तो आप बुक का संशोधन कर लो, आप वहां पर Ag, Hg और Au भी लिख लेना, ठीक है बेटा। कॉपर के साथ साथ जितने भी जितने नीचे बेटा, बुक में हर चीज पॉसिबल नहीं ना कि हर रिएक्शन बताई जाए। मैंने कल बताया आपको 1000 रिएक्शन कम से कम आप पढ़ चुके हैं अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है तो। अब आपको क्या 1000 रिएक्शन दिख रही है क्या बुकलेट के अंदर? तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? नो सर। ओके बेटा, लीव द क्लास प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। यस बेटा। सर आपने जो